नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं टोटल न्यूज। आपके साथ मैं हूं पंकज रौतेला। बजट 2023-24 आ चुका है, पेश हो चुका है। कहीं राहत तो कहीं राहत नहीं मिलती दिखाई दी लोगों की उम्मीदों के मुताबिक, लेकिन इस पर चर्चा अब हो रही है कि बजट कैसा है। क्या बजट लोगों को भा गया या फिर यहां कहीं गुंजाइश और रह गई, लोग कुछ और चाहते थे वो हो नहीं पाया। इस पर लगातार चर्चा हो रही है। चर्चा एक बार फिर से हम करेंगे। हमारे साथ प्रोफेसर ललन प्रसाद जी, वरिष्ठ अर्थशास्त्री मौजूद हैं। स्वागत है सर आपका। सवालों का सिलसिला शुरू करें। सबसे पहले यह बताया गया, एक मील का पत्थर यह बताया गया कि भारत की ग्रोथ के लिए यह बजट मील का पत्थर होगा। यह कहा गया कि अगले 25 साल विकसित भारत को बनाने का रास्ता यह बजट है। आप किस तरीके से देखते हैं? मेरे विचार से कुछ हद तक ये सही है, क्योंकि कुछ चीज़ें इस बजट में, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफ़ी जोर है। कैपिटल एक्सपेंडिचर में 33% का इजाफा हो रहा है, और इसमें जो इनकम टैक्स के प्रोविजंस हैं जी, इसका लाभ इकानमी को काफ़ी होगा। लोगों को तो होगा ही, जो सैलरीड क्लास है उनको भी होगा, बाकी लोगों को भी होगा, क्योंकि अब जो स्लैब्स हैं पहले से अब सब चेंज कर दिए गए हैं जी। पहले 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं था, जो सारे छूट मिलने के बाद जो इनकम होती थी उसके बाद फिर 2.5 लाख तक का एग्जम्पशन था जी। अब वो एग्जम्पशन बढ़ा के 3 लाख कर दिया गया है। और जो टोटल इम्पैक्ट अब हो गया है, पहले 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं होता था, अब 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं होगा। तो ये 5 लाख से 7 लाख का जो जंप किया है इन्होंने, उसकी वजह से जितने भी स्लैब इनकम टैक्स के हैं सब में लोगों को फ़ायदा होगा। अब जैसे एक एग्जांपल लीजिए कि जिनको 5 लाख से 7.5 लाख की इनकम थी, पहले 15% टैक्स देना पड़ता था, अब 10% देना पड़ेगा जी। जो 7.5 से 10 लाख की इनकम वाले थे उनको पहले 20% टैक्स देना पड़ता, अब 10% देना पड़ेगा। तो इस तरह से सारे स्लैब में आप देखेंगे टैक्स में रिडक्शन हो गया। तो इसका लाभ मिडिल क्लास को भी होगा और अपर क्लास को भी होगा, कंपनीज को भी होगा, सबको होगा। तो एक बात तो यह स्पष्ट है कि सरकार ये बात रियलाइज़ करती है कि जितना रेट अब टैक्स कम होगा उतना ही टैक्स का रियलाइजेशन ज़्यादा होगा, और ये देखते हुए सरकार ने सारे टैक्स स्लैब्स को रेशनलाइज कर दिया है। और अब सरकार सारे पूरे टैक्स सिस्टम को सिंप्लीफाई कर रही है। यानी अगर सारे एग्जम्पशन हटा दिए जाएँ तो 7 लाख से शुरू हो जाएगा टैक्स का सिलसिला, और मेरा ख्याल है अगले वर्षों में शायद वो जो पुराना सिस्टम वो सारा ख़त्म ही हो जाएगा और ये नए सिस्टम में सारी इकानमी, सारा टैक्सेशन सिस्टम आ जाएगा। लेकिन ये तो बात, अमृतकाल का बजट राहत वाला बजट कहा जा रहा है इसको। क्या आपको लगता है कि आप हर सेक्टर को, अलग अलग सेक्टर के हिसाब से जब हम बजट को देखते हैं तो सबके हिसाब से मुफीद है, सबके हिसाब से राहत देने वाला है, फायदा देने वाला है, या फिर कहीं गुंजाइश है? हाँ, देखिए सेक्टर वाइज हम इसको थोड़ा एनालाइज करें तो अच्छा है जी। सैलरीड क्लास के लिए हमने देखा कि राहत भरा बजट है, ये इनकम टैक्स के स्लैब में कम हो गई, और बाकी भी जो व्यापारी हैं उनके लिए भी इनकम टैक्स में कमी हो गई। अब रह गया किसानों की बात कि किसानों के लिए सरकार ने इस बजट में क्या स्पेशल किया है जी। देखिए, सरकार ने पहले काफ़ी दिनों सरकार डिक्लेयर कर रही कि हम किसानों की इनकम डबल करना चाहते हैं जी। लेकिन क्या किसानों की इनकम डबल हुई, और क्या इस बजट से किसानों की इनकम डबल होगी, इसमें संदेह है। अभी तक तो किसानों की इनकम डबल नहीं हो पाई। हाँ, पहले से इनकम में कुछ इंक्रीज हुई है, लेकिन किसानों को जो इनपुट होता है उनके लिए वो सब महंगा हो गया है जी। एग्रीकल्चर लेबर महंगा हो गया जी। फर्टिलाइज़र महंगा हो गया, जो बीज वगैरह मार्केट से खरीदते हैं या औजार वगैरह किसी के लिए ट्रैक्टर वगैरह सब खरीदते हैं, सारी चीज़ें महंगी हो गई हैं, डीजल महंगा हो गया, बिजली महंगी हो गई है। और तो किसान का जो इनपुट है वो तो सारा महंगा हो गया, और जो आउटपुट है वो गवर्न रेट पर होता है। सरकार जो रेट निर्धारित करती है उस रेट पर सरकार खरीदती है, बाकी ओपन मार्केट में बिकता है। नहीं, इसको कैसे देखेंगे? अब ये कृषि स्टार्टअप प्रोत्साहित करने के लिए एग्रीकल्चर एक्सीलरेटर फंड बनाया जाएगा, कृषि ऋण लक्ष्य बढ़कर 20 लाख करोड़ होगा, ये कहा गया। तो इससे कुछ फायदा? नहीं, इससे फायदा तो होगा, इसमें कोई शक नहीं। वो डेडलाइन तो चलेगी जिसका जिक्र आप कर रहे हैं कि दोगुना करेंगे, फायदा होगा। और जो सरकार की फर्टिलाइज़र पॉलिसी है उससे भी फ़ायदा हो गया, और जो सरकार अब चाहती है किसान जैविक खेती पर ज़्यादा जाएँ, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर पर जाएँ, उसका फ़ायदा होगा। और दूसरे जो इस साल अंतर्राष्ट्रीय उसमें डिक्लेयर कर दिया गया मिलेट, अब ईयर ऑफ द मिलेट, उसका किसानों को बहुत फ़ायदा हो गया।
ये ज्वार बाजरा जो इस तरह का जो अन्न जो पहले समझते थे कि जानवरों खाते हैं या बहुत गरीब लोग खाते हैं, अब भी वो सब अब सब लोग इसको खाना शुरू करें, क्योंकि इसकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो अब सारे संसार के सामने आ गई। तो इसका निर्यात बढ़ेगा, तो मोटे अनाज का भी निर्यात बढ़ेगा, गेहूं का तो निर्यात बढ़ ही रहा है, क्योंकि आपने देखा कि जो पीछे साल में जब युद्ध छिड़ गया यूक्रेन और युद्ध में, तो जो गेहूं की आमद यूक्रेन से थी वो बहुत कम हो गई, सप्लाई श्रृंखला सब बाधित हो गई। तो दुनिया के बहुत से देशों में भूख से लोग परेशान हैं और गल्ला बहुत महंगा हो गया है। पड़ोस में आप देख रहे हैं पाकिस्तान में क्या हो रहा है, आटे की लूट हो रही है, और बहुत सारे कंट्रीज ऐसे हैं जहाँ पर गेहूँ है ही नहीं, या आटा मिलना मुश्किल हो गया। इजिप्ट की वही हाल होगी। ऐसे समय में भारत ने दुनिया को मदद किया, कई देशों को भारत ने गेहूँ निर्यात किया, कुछ देशों को मुफ्त में भी दिया। तो हम तो अब एक तरह से फूड के सप्लायर दुनिया में बन रहे हैं, अब सिर्फ आत्मनिर्भर नहीं बल्कि आगे भी जा रहे हैं। तो एक बड़ी उपलब्धि है हमारे किसानों की, और मैं समझता हूँ कि किसान अभी भी हमारी इकानमी की रीढ़ की हड्डी हैं। हालांकि जीडीपी में उनका खाली 15% का कंट्रीब्यूशन है, लेकिन इकानमी एज ए होल की जो ताकत है वो हमारे किसान हैं। और लोग भी खेती किसानी से जुड़े हुए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर ये कहा जाता है कि 67% लोग हैं जो जुड़े हुए हैं खेती किसानी से, और उन लोगों को लाभ पहुंचाने की बात सरकार कर रही थी। जिसकी बात आपने कही, किसानों की आय दोगुना करना लक्ष्य तो 2022 का रखा गया था सर, जहां तक मुझे याद है। वो लाइन तो चली गई, डेडलाइन खत्म हो गई है। अब आगे उम्मीद ये की जा रही है कि एमएसएमई में किसानों के लिए बेहतर व्यवस्था और मंडियों की व्यवस्था, एमएसपी पर उनको मिल रहा है। सरकार ने पटल पर कहा सदन में कि एमएसएमई से बेहतर इनकम हुई है किसानों की। दूसरे सेक्टर्स की अगर बात करें तो किसानों की बात हो गई, ये आम जनता की जब बात होती है उसमें कौन लोग, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, महंगाई की बात अक्सर होती है, आटा चावल दाल जीएसटी लग गया, इस तरह का जिक्र हुआ। लेकिन उससे इतर आम लोगों के लिए इस बजट में आपको कहां रिलीफ दिखता, राहत दिखती है जिससे कि सीधा फायदा होगा? देखिए, आम लोगों को एक तो इनकम टैक्स का डायरेक्ट फायदा हो गया। बिल्कुल। अच्छा, दूसरे ये है कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, जो गवर्नमेंट ऑलरेडी मुफ्त में गल्ला दे रही है, 80 करोड़ लोगों को गल्ला ऑलरेडी दे रही है। दुनिया में इतनी बड़ी कोई स्कीम आज तक नहीं आई जिसमें 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में 3 साल से खाना दिया जा रहा है, और अब भी आगे दिया जाएगा। लेकिन मैं एक बात इसमें कहना चाहूँगा, जैसे अभी आपने कहा ना कि आम लोगों को क्या फ़ायदा हुआ जी। अब देखिए, जो लोअर मिडिल क्लास है उसकी इनकम इतनी नहीं होती कि अपने बच्चों की पूरी फीस दे सके और ट्रांसपोर्ट के खर्चे मीट कर सके, किराया दे सके, और फिर सब्जी दूध दुनिया भर की चीज़ें सब बाहर से ओपन मार्केट से खरीदे, फिर गल्ला भी ओपन मार्केट से खरीदे। तो जो बीपीएल में है उनको तो मुफ्त गल्ला मिल जाता है जी। और बीपीएल से खाली एक स्टेप जो ऊपर हैं बेचारे लोअर मिडिल क्लास के, उनके खर्चे बीपीएल वालों से कहीं अधिक हैं, लेकिन उनको जो चीज़ों पर जो खर्च करना पड़ता है उसके लिए आमदनी उनके पास कहाँ है जी। तो जब सरकार 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में खाना दे रही है, मैं समझता हूँ कि उन लोगों को भी जो एक स्टेप इसके ऊपर हैं, जो लोअर मिडिल क्लास हैं, उनको भी या तो रियायती दर पर गल्ला दे या मुफ्त गल्ला दे। वैसे तो मैं इस बात के खिलाफ हूँ कि गल्ला मुफ्त में दिया जाए किसी को भी जी। गरीबों को आप बहुत कम दाम पर दीजिए, बहुत नॉमिनल चार्ज लेके दीजिए, लेकिन मुफ्त मत दीजिए, क्योंकि मुफ्त देने में जो चीज़ किसी को मुफ्त मिलती है उसकी कोई कीमत नहीं होती। अब देखिए, अन्न भी जो मुफ्त में दिया जा रहा है अनाज, इसका एक बड़ा पोर्शन ब्लैक मार्केट में आ जाता है। ये लोग बेच देते हैं, जो मुफ्त में गल्ला देते हैं उसको 5 रुपए 10 रुपए में ही बेच देते हैं बाजार में ट्रेडर्स को जी। तो फिर पब्लिक को क्या फायदा हुआ? जो हम और आप जो टैक्स दे रहे हैं, उस टैक्स को देने का क्या फायदा हुआ? आप दे रहे हैं, ठीक है, जब जरूरत थी, जब लोगों के पास रोजगार नहीं था, कोरोना जैसी स्थिति थी, उस वक्त कोविड की बात और थी जी। अब लेकिन अगर आप ये दे रहे हैं खाना, राशन, दाल, तेल, जो भी उसमें मिल रहा है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको रोजगार के अवसर तो तलाशने फिर भी पड़ेंगे। आज जिस तरीके से बजट आया उसमें रोजगार को लेकर आपने क्या देखा? इंफ्रा को लेकर किस तरह की व्यवस्था वहां पर थी? क्या हम ये कह सकते हैं कि आने वाले वक्त में बहुत सारी व्यवस्थाएं बदलेंगी? ये देखिए, रोजगार की जहां तक बात है, मैं समझता हूं कि इस बजट में कोई बहुत खास नहीं है जी। बड़े स्पष्ट शब्दों में कहना चाहूँगा, सिर्फ जो स्टार्टअप की स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है जी, जिसमें नए उद्यमी आते हैं, नए युवक युवतियाँ आती हैं और कुछ धंधे शुरू करती हैं,
कुछ मैन्युफैक्चरिंग का, कुछ ट्रेडिंग का, और कुछ इनोवेटिव आइडियाज़ लेकर आती हैं, वो तो ठीक है। और कुछ स्टार्टअप बड़े सक्सेसफुल भी इस कंट्री में हुए, और अब हमारा देश दुनिया में स्टार्टअप के मामले में तीसरे स्थान पर आ गया। एक बड़ा अचीवमेंट है जी। इसमें कुछ लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला, लेकिन जो परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन जिसको एम्प्लॉयमेंट स्टार्टअप या नए उद्योग लगाने से मिल रहा है वो बहुत थोड़ा है। एक बहुत बड़ी तादाद हमारे नवयुवकों की है, वो शिक्षित नवयुवकों की है जिनके पास रोजगार आज की डेट में नहीं है। और इस बजट में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि बड़े पैमाने पर कोई जॉब क्रिएट हो। कुछ जॉब क्रिएट होंगे। इंफ्रा का बजट बढ़ाया गया ना 33%। जी। अब ये इसकी आंकड़ा चला गया 10 लाख करोड़, तो इससे कुछ तो सोचा गया होगा। कुछ होगा। देखिए, विकास जैसे जैसे इकानमी का होता है तो एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जिस रेट से हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा है जी, उस रेट से एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ नहीं हो रहा है। सवाल यह है कि अगर 1000 आदमी नए एक महीने में पैदा हो गए रोजगार लेने के लिए, और हमने बहुत पैसे खर्च करके इकानमी में इन्वेस्ट किया, सब किया, और 500 जॉब क्रिएट हो गए, तो फिर भी 500 लोग अनएम्प्लॉयड रह गए। तो ऐसी कोई स्कीम नहीं है कि हम एम्प्लॉयमेंट के उस स्टेज पर पहुंच गए जहां हम कहें कि अब कोई अनएम्प्लॉयड नहीं है, बहुत कम लोग एम्प्लॉयड रह गए। ऐसी बात नहीं है। नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड इस कंट्री में अभी भी बहुत हैं। और जो स्कीमें गवर्नमेंट की आई हैं अभी तक, उसमें कोई एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड स्कीम एज सच नहीं आई है जिससे हम कहें कि बहुत बड़े पैमाने पर जॉब क्रिएट होगा। जी, ये बेसिक सवाल सर थे। सवाल की शुरुआत तो मुझे करनी थी कि जीडीपी में राजकोषीय घाटा जो अनुमानित है, अनुमान लगाया गया, चाहे वो 23-24 के लिए लगाया गया है या उसके बाद 24-25 के लिए लगाया गया, ये कहा गया कि 25-26 में ये राजकोषीय घाटा कम होकर 4.5% हो जाएगा। लेकिन बेस रोजगार है, बेस किसान है, बेस आम जनता है, वो मिडिल क्लास है, इसलिए ये तमाम सवाल थे। सवाल मेरा ये है कि जीडीपी का 5.9% राजकोषीय घाटा ये आका गया है, इसे किस तरीके से आप देखते हैं? इसके लिए चाहे वो देश के अंदर की नीतियां हों या फिर विदेशी नीतियां हों, फॉरेन जो हमारी नीतियां हैं उनको लेकर कोई काम करने की जरूरत है, और इस बजट में क्या खास है? नहीं, देखिए, ऐसा है कि कोविड के पीरियड में जब इकानमी बहुत डाउन हो गई थी और जब लोगों की भूखों मरने की वाली स्थिति आ गई थी सचमुच में, उस समय बजट घाटा 9% तक चला गया था। वो जायज़ था, इट वाज, क्योंकि और कोई अल्टरनेटिव नहीं था। कोई 29 लाख करोड़ का पैकेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया था उस समय, तो बजट में घाटा तो होना ही होना था। उसके बाद ये घाटा धीरे धीरे कम हुआ। जो ओरिजिनल हमारा जो था, जो एक्ट बना था बजटीय घाटे के संबंध में, उसमें ये था कि 3% तक बजटीय घाटा लाया जाए, 3-3.5% तक। वो 3-3.5% तक तो लगता है कि अगले 2-3 साल में अभी पूरा नहीं होगा, लेकिन गवर्नमेंट कोशिश कर रही है। जैसे अभी आपने कहा कि वो 5.9% पर इस साल अभी इस साल हुआ है, जो ये बजट ये सेशन गया है, और जो अगला सेशन आ रहा है, अगला फाइनेंशियल ईयर आ रहा है, उसमें शायद 4.5% या कुछ होगा। हाँ, 25-26 तक का जिक्र किया है। आने वाले साल और उससे आने वाले साल में, आने वाले और उससे आगे वाले साल में तो गवर्नमेंट बेहतर उम्मीद, मतलब अब देख तो सकते हैं, कोशिश भी हो रही है। कोशिश भी हो रही है। एक अच्छी बात है, एक अच्छी गवर्नमेंट की ओर से स्कीम है कि उसको हम और कम करें बजटीय घाटे को, क्योंकि इकानमी की साउंडनेस, जो इकानमी की स्ट्रेंथ होती है, ताकत होती है, वो इस बात पर होती है कि बजटीय घाटा कम से कम हो। बिल्कुल। तो अब उसके लिए सरकार को प्रयत्न करना होगा, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम सिर्फ ये आ जाती है कि जब ये घाटा कम करने की स्थिति में अगर इन्वेस्टमेंट भी कम हो जाए तो फिर दिक्कत हो जाएगी। जैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर कम हो तो अगर घाटा आपका कम भी हो जाए तो वो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में दिक्कत हो जाएगी, और क्रिएशन ऑफ न्यू वेल्थ में कमी हो जाएगी, इंडस्ट्रीज़ को दिक्कत होगी, पूरी इकानमी में उसका असर पड़ता है। तो गवर्नमेंट को अपना एक्सपेंडिचर, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर, वो मेंटेन करना है। वो अच्छी बात है, सरकार ने कहा कि 33% हम इंक्रीज करेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर इस बार। तो वो व्यवसायिक नजरिए से सर हमने देखा, कोरोना का जिक्र आप बार बार कर रहे हैं, जाहिर सी बात है कमर टूट गई थी, अर्थव्यवस्था और तमाम कारोबारी परेशान थे, कारोबार ठप सा हो गया था। तो देश की, चाहे जीडीपी में राजकोषीय घाटा कम होना हो या जीडीपी के मामले में तमाम सवालों का सिलसिला खड़ा होना हो, वो सब था। लेकिन अब थोड़ा स्थिति बेहतर हुई है, अब कारोबारी उठना चाह रहा है, थोड़ा कोशिश कर रहा है। तो इधर से उम्मीद उसे थी बजट में कि उसे थोड़ा पुशअप किया जाए, थोड़ा सरकार कुछ बेहतर उसे दे कि हाँ, थोड़ा सा रिलीफ आपको दिया जा रहा है, आप उठने की कोशिश कीजिए, उठाइए कारोबार को, तमाम तरह की परेशानियां दूर हो जाएंगी देश की। क्या लगता है इस बजट में कारोबार के लिए और व्यवसायियों के लिए
जो होना चाहिए वो हुआ है? मैं समझता हूँ कि जो हमारा व्यापारी वर्ग है, खासतौर से छोटे व्यापारी हैं जी, उनके लिए बजट में कोई खास नहीं है। यानी इनकम टैक्स की बात आप छोड़ दीजिए, वो तो सबके लिए अप्लाई होता है। जीएसटी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जी, और जीएसटी में जो रेट है, जो हायर रेट है 18% और उसके ऊपर तक जाने वाली जो इतने बड़े रेट में बहुत से प्रोडक्ट की प्राइसेस बढ़ जाती हैं, वो इन्फ्लेशन का कारण भी बनता है। अब जैसे आपके पास कोई 100 रुपये का सामान आप खरीदें, उसके ऊपर 18 रुपये 20 रुपये और देना पड़ेगा, 120 रुपये आप देने को तैयार होंगे? नहीं। 1/5 प्राइस बढ़ गया। तो इसका परिणाम ये होता है कि मार्केट में दुकानदार भी चोरी करते हैं और जो खरीदार हैं वो बेचारे टैक्स देने से बचते हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो गवर्नमेंट आज दिखा रही है कि 1.50 लाख करोड़ का जीएसटी आ रहा है, गवर्नमेंट इससे ज़्यादा जीएसटी पा सकती है अगर रेट कम कर दे। अच्छा। और दूसरी बात है कि जो जीएसटी का प्रोसीजर गवर्नमेंट ने रखा है ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। अब छोटा व्यापारी बेचारा हर महीने फॉर्म भरे, दुनिया भर के अकाउंट इस तरह से रखे हो तो अपना व्यापार करेगा कि वो स्टॉक चेकिंग और अकाउंट और ये वो इसी में सारा टाइम लगाएगा, बैठाएगा। चलिए मैं एक सवाल इसी से करता हूं, एमएसएमई और स्टार्टअप को लेकर मेड इन इंडिया का झंडा भी बुलंद हुआ, लेकिन स्टार्टअप्स को लेकर और एमएसएमई को लेकर इस बजट में कितनी पक्की नींव है, पैसा है, भरोसा है सरकार का कि आप उद्योग शुरू कीजिए, छोटा हो बड़ा हो मध्यम हो, हम लोग कोशिश करेंगे कि आपकी सहायता करें? नहीं, स्टार्टअप में ठीक है, गवर्नमेंट ने इसके एमएसएमई को भी स्कीम दी है। वो गवर्नमेंट की गारंटी पर जो लोन देने की प्रोविजंस है वो बड़े अच्छे प्रोविज़न है कि किसी कोई नया व्यापार करना चाहता है और कोई गारंटी नहीं ला सकता तो गवर्नमेंट गारंटी भी देती है। इस तरह की जो स्कीमें हैं वो तो अच्छी हैं और गवर्नमेंट की बहुत सारी एजेंसीज भी हैं जिससे एमएसईज को और स्टार्टअप के लिए फंड्स अवेलेबल होते हैं, वो भी ठीक है जी। स्टार्टअप के लिए तो प्राइवेट सेक्टर भी पैसे दे रहा है, जैसे टाटा वगैरह भी दे रहे हैं पैसे स्टार्टअप के स्टार्ट करने के लिए, वो एक अच्छी चीज़ है। लेकिन अभी जो इस साल की अभी लेटेस्ट रिपोर्टें आ रही हैं उसमें स्टार्टअप में बड़ी परेशानी भी लोगों को आ गई है, नई पूंजी इकट्ठी करने लेने में बहुत मुश्किल हो रही है। और तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को ज़रा प्रोसीजर सिंप्लीफाई करना चाहिए, बैंकों को भी इस बात के निर्देश देने चाहिए कि जो लोग नई आइडिया लेकर आते हैं, नए बिजनेस स्टार्ट करने चाहते हैं, वो बहुत ज़्यादा उनको परेशान न करें, आराम से उनको लोन दें क्योंकि गवर्नमेंट उसकी गारंटी दे रही है और इस तरह से लोगों को बढ़ावा मिलेगा। तो ये कुछ प्रोसीजरल डिफिकल्टीज हैं जिसको मैं समझता हूं दूर करने की जरूरत है। हाँ, एक और महत्वपूर्ण चीज़ सर जी, चाइना से हमारे रिश्ते कैसे हैं, पाकिस्तान से रिश्ते कैसे हैं, सबने देखा। रक्षा को लेकर बजट परिवर्तन की और कुछ परिवर्तन की उम्मीद लगाए लोग बैठे थे, लेकिन इस बजट में आप देख पाए हैं क्या रक्षा को लेकर कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात हुई हो? नहीं, देखिए रक्षा के क्षेत्र में तो सरकार ने जो कदम उठाए हैं वो बहुत ही अच्छे हैं। मैं कहूँगा मेड इन इंडिया के अंदर आज बहुत सारे सोफिस्टिकेटेड मिलिट्री इक्विपमेंट, एयरक्राफ्ट, फाइटर एयरक्राफ्ट और शिप्स और सबमरीन्स और टैंक्स, ये सारी चीज़ें मैन्युफैक्चर होने लगी हैं इंडिया में जी। और सिर्फ मैन्युफैक्चर नहीं होने रहे, मिसाइल तक मैन्युफैक्चर ही नहीं हो रही है, एक्सपोर्ट भी हो रही है। एक बहुत बड़ा परिवर्तन इस देश में आया है कि रक्षा के मामले में हम लगभग 90% दूसरों पर निर्भर रहा करते थे, अब वो परसेंटेज बहुत कम धीरे धीरे घटता जा रहा है और हम उस स्टेज में आ गए हैं कि रक्षा सामग्री को, रक्षा इक्विपमेंट्स को, इंस्ट्रूमेंट को और इन चीज़ों को हम बाहर विदेशों में बेचने की स्थिति में आ गए हैं और इससे खासा अच्छा एक्सपोर्ट इनकम भारत सरकार को हो रहा है। तो इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि जो गवर्नमेंट ने स्कीम बनाई है डिफेंस के इक्विपमेंट के बारे में, डिफेंस सेक्टर को जो स्ट्रेंथन करने के बारे में, बहुत अच्छी स्कीम है। हालांकि टोटल बजट एलोकेशन जो हमारा रक्षा पर है अभी भी बड़े देशों के मुकाबले बहुत कम है। ये देखिए अमेरिका का 3% से ज़्यादा जीडीपी रक्षा में चला जाता है, रूस का 4% ज़्यादा चला जाता है, चीन का भी लगभग ऐसे ही है 3% के आसपास और हमारा अभी 1.7% ही है टोटल जी। तो रक्षा पर जो हमारे जीडीपी का एक्सपेंडिचर है अभी कम है कंपेयर टू और देशों से, जबकि हमारी रक्षा की कॉम्प्लिकेशंस बहुत हो गई हैं। उधर अरुणाचल प्रदेश में भी, लद्दाख में भी और पाकिस्तान के बॉर्डर पर भी और बांग्लादेश में के बॉर्डर पर भी जो स्कर्मिशेस होते रहते हैं, बर्मा के बॉर्डर पर, तो हमारे सारे बॉर्डर्स तो ऐसे हैं कि
कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम लगी रहती है। ठीक तो सर। मिलिट्री के ऊपर हमारा एक्सपेंडिचर, डिफेंस के ऊपर एक्सपेंडिचर तो दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। जी। तो इसलिए रक्षा इक्विपमेंट और रक्षा बजट तो बढ़ना चाहिए, और मैं समझता हूँ कि इसके लिए सरकार कुछ ठोस कदम उठा रही है अभी। जी। और जो एक सरकार ने नवयुवकों को मिलिट्री ट्रेनिंग दी है और 5 साल के एम्प्लॉयमेंट की जो गारंटी दी है, तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है। ठीक है, जो रक्षा के बाद बात शिक्षा की और स्वास्थ्य की, दोनों सवाल एक साथ कर रहा हूं। जिस तरीके से तमाम लैब का जिक्र किया गया है कि नई लैब्स खुलेंगी स्वास्थ्य महकमे में और बेहतर करने की कोशिश शिक्षा क्षेत्र में, स्कूलों का जिक्र, लेकिन सबको ना सरकारी छोड़ के प्राइवेट पर ज़्यादा बल दिया जा रहा है, आप क्या कहेंगे? देखिए, प्राइवेट सेक्टर में भी एजुकेशन, कुछ इंस्टीट्यूट बहुत अच्छे हैं, ऐसी बात नहीं है, कुछ यूनिवर्सिटीज भी उन्होंने बड़े अच्छे सेटअप किए हैं। बाकी है कि ये ठीक है कि बहुत से प्राइवेट इंस्टीट्यूट और ये जो कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, ये सब बिजनेस इंस्टीट्यूट हो गए हैं, ये एजुकेशन के इंस्टीट्यूट इनको नहीं कहा जा सकता। लेकिन बहुत से सरकारी स्कूलों का भी स्टैंडर्ड बहुत बुरा है। और देखिए, प्राइमरी स्कूल तो पूरे देश में सरकारी चलाती रही है ना, प्राइमरी स्कूलों का क्या स्टैंडर्ड है? तो ये कोई बात नहीं कि सरकार एजुकेशन देगी तो अच्छी देगी और प्राइवेट देगा तो बुरा देगा, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, जिस स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर इस बजट में उस तरह का आप कह सकते हैं मजबूती वाला कदम है उठाया गया है या फिर नहीं? क्योंकि ये दोनों सेक्टर बहुत महत्वपूर्ण सेक्टर हैं और स्वास्थ्य को लेकर तो कोरोना काल में बहुत सारे सवाल भी उठे थे कि भाई हमको और ज्यादा इस पर काम करना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करना चाहिए, भाई व्यवस्थाओं पर काम करना चाहिए, लड़खड़ा गई थी व्यवस्थाएं। बिल्कुल, मैं तो ये कहूँगा कि मॉनिटरिंग सिस्टम इनका अच्छा होना चाहिए, चाहे वो प्राइवेट इंस्टीट्यूट हो या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट हो जी। एक क्राइटेरिया हो एफिशिएंसी का उनके वो काम का, और उस क्राइटेरिया पर सबको जज किया जाए, और जो इंस्टीट्यूट ठीक काम नहीं करते उनको बंद कर दिया जाए, जो काम कर रहे हैं उनको इंसेंटिव दिया जाए, ये नियत हो जाए। ये नहीं होना चाहिए कि गवर्नमेंट ये करेगी और प्राइवेट ही नहीं करेगा, या प्राइवेट करेगी गवर्नमेंट ये नहीं करेगा। इकानमी का ग्रोथ इससे नहीं होता है। इकानमी का ग्रोथ तो दोनों सेक्टर मिल के करें तो तभी अच्छा है। तो एजुकेशन में प्राइवेट सेक्टर का आना बुरा नहीं है, कंपटीशन भी है एजुकेशन में, प्राइवेट सेक्टर में भी कंपटीशन है, वो एक अच्छी बात है। और बड़ी अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज प्राइवेट सेक्टर में खुल गई हैं, कॉलेजेस अच्छे खुल गए हैं। आप देखिए, जो एक अभी गरीबों के हम देख रहे थे, बीजेपी वाले तो वेरी गुड कह रहे हैं बजट को, और कांग्रेस की तरफ से मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष आए से सामने, उन्होंने कहा कि मनरेगा नरेगा को वही लगातार बल देते हैं, उन्हीं के शासनकाल में शुरू भी हुआ। लेकिन उन्होंने कहा कि सरकार ने कहा था मनरेगा में और ज्यादा व्यवस्थाएं की जाएंगी, लेकिन इस बार बजट सत्र के दौरान मनरेगा का जिक्र तक नहीं हुआ। और ये बात तो खैर ठीक है, मनरेगा का जिक्र तो बजट में नहीं हुआ, लेकिन मनरेगा पर हर साल जो पैसा उसमें डिस्ट्रीब्यूट किया वो बढ़ता जा रहा था। अभी पिछले साल की रिपोर्ट में मैंने देखी है, जो अभी जो हमारा फाइनेंशियल ईयर गया है, तो फाइनेंशियल ईयर में जो पिछले साल फाइनेंशियल ईयर की अपेक्षा पैसा अधिक गया है। मनरेगा में पैसा तो गवर्नमेंट खर्च कर रही है, गवर्नमेंट ने मनरेगा की स्कीम बंद नहीं किया है। बाकी ये ठीक है कि मनरेगा स्कीम पर गवर्नमेंट का वही तो कांग्रेस ने सवाल पूछा कि आप कहते हैं मनरेगा हमने बंद नहीं किया, हमने चालू रखा और हम इसको और बेहतर कर रहे हैं, इसमें और ज्यादा फंड डाल रहे हैं, व्यवस्थाएं इसमें बढ़िया कर रहे हैं, लेकिन आप बजट में जिक्र नहीं कर रहे हैं, बजट में कोई प्रावधान नहीं है, तो इसलिए उन्होंने सवाल किया है। ये तो वैसे क्रिटिसिज्म की बात है। अगर आप पिछले 5-7 साल मनरेगा को लेकर जिस तरह से काम चला, पिछले 5-7 साल की रिपोर्ट देखिए, हर साल मनरेगा में पैसे बढ़ाए जा गए। नहीं, इस बार क्यों कोई चीज नहीं थी? क्या कोई सरकार के मन में कुछ और है मनरेगा को लेकर? ये समझ से परे थोड़ा सा है ना हटके, कि अगर आप सदन के बाहर तो कहा जाता है कि मनरेगा को और ज्यादा आगे ले जाया जाएगा, इसको हम बंद नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री ने बहुत पहले कह दिया था, जब वो पहली बार आए थे चुन के, उसके बाद उन्होंने कहा नहीं बंद कर रहे हैं, सवाल उठ रहे थे इस बात को लेकर, लेकिन आज नहीं हुआ। चलिए, एक सवाल और आता है, रेल बजट अब तो आम बजट के साथ ही शुरू हो गया आना। एक छोटा सा जवाब चाहूंगा आपसे, रेलवे को लेकर जो बजट में आपने देखा प्रावधान हुए हैं, हम बुलेट ट्रेन के इंतजार भी कर रहे हैं और हम वंदे भारत ट्रेन चला रहे हैं, क्या लगा कि हाँ वाकई में कुछ है खास या सो? नहीं, देखिए, एक बात तो है कि रेलवे में इम्प्रूवमेंट तो हुआ है। अब देखिए, पहले से जो आमतौर से अधिकतर रेलवे स्टेशन, मैंने भी कई जगह ट्रैवल करता रहता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि पहले स्टेशनों की जो दुर्गति थी, जो गंदगी हुआ करती थी और जिस तरह से उनका रख रखाव था, उसके कंपैरिजन में तो आज बहुत अच्छे हैं जी। कुछ रेलवे स्टेशन तो एयरपोर्ट की तरह लगने लगे हैं, ऐसी स्थिति आ गई, आपने कभी देखा होगा इसको।
अच्छा, अच्छी अच्छी ट्रेनें अब चलेंगी, वंदे भारत जैसे वंदे भारत भारत की ट्रेन है या इस तरह की जो ट्रेनें हैं, तो इन्होंने डिस्टेंस जो टाइम बहुत कम कर दिया। अब बनारस में पहले नहीं, हम जो तो और ज्यादा कम की उम्मीद कर रहे हैं सर। ये सवाल इसलिए था, बुलेट ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं। जो प्रस्तावित बुलेट ट्रेन है उसको लेकर भी बार बार ये कहा जाता है कि हाँ क्या है, लेकिन जब तक हम लोग बुनियाद मजबूत नहीं करेंगे, बिल्डिंग कैसे खड़ी होगी। बुलेट ट्रेन के लिए बुनियाद बहुत मजबूत चाहिए। मजबूत हुई है, इसमें शक नहीं है। हाँ, नहीं, बुलेट ट्रेन जब चलेगी तो बुलेट उसके लिए ट्रेन भी चलने वाली है, फास्ट मूविंग ट्रेनें तो बहुत हो गई पहले इसके हाँ। अपेक्षा। चलिए, समय थोड़ा इजाजत नहीं दे पा रहा सर। बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला और तमाम सवालों के जवाब दिए। जनता समझ पाई हो बेहतर तरीके से कि इस बजट में उनके लिए क्या है। तो आम बजट पेश हो चुका है। आपने जाना कि किस तरीके से किस सेक्टर में कितना ध्यान सरकार ने दिया और क्या कुछ सरकार करने वाली है। हालांकि जिक्र युवाओं का भी हुआ, जिक्र किसानों का भी हुआ, रोजगार का भी हुआ और घर गृहस्थी के सामान का भी हुआ। हर चीज का जिक्र हुआ है। सब अपने अपने हिसाब से तोल मोल कर रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं, जल्द वापस आ रहे हैं।